कर दो। स्वागत है सभी का। जल्दी से जल्दी सभी साथी जुड़ जाइए। राजस्थान की सभ्यता का भाग 3 इसकी शुरुआत हो रही है, तो शुरुआत करते हैं भाग 3 की। जल्दी से जल्दी सभी साथी जुड़ जाइए। व्याख्याता भर्ती या सेकेंड ग्रेड की भर्ती जो आपका इंतजार कर रही है, जो नई भर्तियां आने वाली है, उन भर्तियों के अंदर राजस्थान की सभ्यता का जो टॉपिक रहेगा आपके, वो टॉपिक ही अपन लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल, जिसमें आपके सभ्यता दे रखी है, एक तो दे रखी है कालीबंगा। सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ और बेराट, ये 4 दे रखी है। और ये सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों में सेम है। राजस्थान जीके का सिलेबस दोनों में सेम है, सेकेंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड के अंदर दोनों में हूबहू कॉपी है, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। तो जल्दी से जल्दी सभी साथी जुड़ जाइए। राजकुमार जी, मैनपाल जी, योगेश जी, सावित्री जी, रितेश जी, संगीता जी, कान्हा जी, बिल्कुल अक्षत, सभी को हेलो नमस्कार। तो शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान की सभ्यता का भाग 3। मैं कह रहा हूँ पूरी तरह से तैयार करवा दूंगा। इन क्वेश्चनों से ही एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं। ये समझ लो 1-2-3 हजार क्वेश्चनों की एक बुकलेट तैयार हो जाएगी और जिसमें सिलेक्शन हो जाएगा। चलो कान्हा जी देखो, राजस्थान की वह सभ्यता जिसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है, कौन सी सभ्यता है जिसे ताम्र युग की जननी कहा जाता है? जल्दी से जल्दी उत्तर दो। निकिता जी नमस्ते। मनीष बघेल जी, टेलीग्राम यूज नहीं करते हम, ठीक है। टेलीग्राम किसी भी प्रकार का कोई टेलीग्राम यूज नहीं करते, या तो एप्लीकेशन यूज करते हैं नौकरी घर नाम से, या यूट्यूब चैनल है। इतना ही टाइम मिलता है टेलीग्राम चलाने जितना किसी के पास यहाँ टाइम नहीं रहता है। ये इतना टाइम जो है ऑनलाइन में निकाल ले वही बहुत है। चलो देखो, तो ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? गणेश्वर, बिल्कुल करेक्ट है। गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन जननी क्यों कहा जाता है? क्योंकि गणेश्वर जो है वो सिक्कर में है और इसी के पास में खेतड़ी झुंझुनू में है। खेतड़ी झुंझुनू में क्या निकाला जाता है? तांबा निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? तांबा निकाला जाता है। तो तांबा, जो खेतड़ी का तांबा था, वो गणेश्वर सभ्यता के लोग ही निकालते थे और यह सिंधु घाटी सभ्यता को भेजते थे। इसलिए गणेश्वर लोगों को ही तांबा का जनक जननी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि गणेश्वर सभ्यता के लोग ही जिन्होंने खेतड़ी का तांबा निकाला और सिंधु घाटी सभ्यताओं को भेजा, इसलिए इसे जननी कहा जाता है तांबे की। राम राम राहुल जी। चलो, निम्न में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? जल्दी से जल्दी उत्तर दे दो। सभ्यताओं की तीसरी सीरीज चल रही है और बड़ी काम की सीरीज चल रही है। सभ्यताएं पूरी तरह से, ये क्वेश्चनों की जो सीरीज आपके लिए बन जाएगी, ये इतनी कारगर होने वाली है, आप खुद नहीं समझ पाओगे कि सर इसमें से क्वेश्चन आए, आपने जो बातें बताई वही आ रही थी। तो देखो, निम्न में से कौन सा कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? टाइम पीरियड लगभग आइडिया लगाना होता है। दूसरा क्वेश्चन, लगभग क्या टाइम पीरियड रहा होगा? तो देखो, ये ईस्वी देख के कंफ्यूज कर रहा है। ईसा पूर्व की घटना है और 2500 से 1500 ईसा पूर्व लगभग इसका टाइम पीरियड सेट होगा। नहीं, 6000 ईसा पूर्व में कहां? 6000 तो मध्य पाषाण काल चल रहा था, ठीक है, तो इस समय तो हो नहीं सकता। सिंधु घाटी का तो टाइम पीरियड कालीबंगा का टाइम पीरियड होगा, तो 2350 से ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व या 1700 ईसा पूर्व, ये टाइम पीरियड रहेगा इसका। एक लगभग अलग अलग विद्वान ये बताते हैं, लेकिन लगभग ये मान्य टाइप है। तो आइडिया कौन सा बैठ रहा है? यही तो बैठ रहा है ना। अलग अलग विद्वान बताते हैं, लेकिन जो कार्बन 14 पद्धति है रेडियो एक्टिव, उससे ये निकाला गया है। तो लगभग यही आइडिया है, 2500 से 1500 के आसपास ज्यादातर विद्वान बताते हैं। तो टाइम पीरियड इसका यही है कि 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक है।
नंबर 3, निम्न में से कौन सा कथन बेराट सभ्यता के बारे में सही नहीं है? नहीं है, कौन बताएगा? स्पीड से उत्तर दो। बेराट सभ्यता के बारे में नहीं है। मैं केवल 4 सभ्यताओं को फोकस कर रहा हूं जो आपके सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में आने वाली है, और यही आपके सिलेबस के अंदर है। सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में दोनों का सिलेबस एक है, और यही भर्तियां आपका इंतजार कर रही है। शिक्षक भर्तियां दोनों आपका इंतजार कर रही है। तो अभी से तैयार हो जाओ अच्छी तरह से। बताओ देखें। उत्तर दे रहे हैं। तीसरे का आना तो शुरू तो हुआ है। तीसरे का ज्यादातर सही दे रहे हैं। चीनी यात्री फायान नहीं हेनसांग आया था, तो गलत यही होगा, बी। बाणगंगा नदी पर है बेराट, सही है। अशोक का शिलालेख बिल्कुल 2 मिले हैं, भाबरू का और भीम की पहाड़ी का। उत्खनन कैलाशनाथ दीक्षित, बिल्कुल करेक्ट है। तो बी गलत है, क्योंकि बेराट की यात्रा चीनी यात्री हेनसांग ने की थी, फायान ने नहीं। बिल्कुल, काफी लोगों का गलत हो गया। ये 21 कृष्णों की लड़ाई है जो अपना सिलेक्शन करवाएगी। विश्व में जूते हुए खेत के प्रथम प्रमाण कहां से मिले थे? कालीबंगा में मिले हुए जूते हुए खेत के निशान विश्व का पहला प्रमाण है। मिले हैं, कहां से मिले हैं? कालीबंगा में भी कहां से मिले हैं? अगर कल मेरी क्लास ढंग से ली है तो आराम से बता दोगे। चौथा, जूते हुए खेत के प्रमाण कहां से मिले हैं? अगर कल की क्लास अच्छे से ली है तो आराम से बता दोगे। बताओ देखें। उत्तर होगा इसका बी। बिल्कुल, कल मैंने बताया था आपको कि एक में तो दुर्ग है, एक में नगर है, 2 टीले मिले, और जो नगर वाला था उसके बाहर थे जूते हुए खेत के बाहर, परकोटे से बाहर, नगर के परकोटे से बाहर। बिल्कुल करेक्ट उत्तर दे रहे हो, बिल्कुल शानदार। किस प्राचीन ग्रंथ में बेराट का उल्लेख मिलता है? कौन सा ग्रंथ है जिसमें बेराट का उल्लेख मिलता है? किसी का गलत नहीं होना चाहिए। रामायण, अर्थशास्त्र, महाभारत, वायु पुराण। जल्दी से उत्तर आना चाहिए। बेराट का उल्लेख 5वें का। बेराट किससे रिलेटेड है? बेराट पांडवों से रिलेटेड रहा है, तभी तो यहां भीम की पहाड़ी, भीम पांडवों में था। भीमताल, भीम से रिलेटेड। अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा किसको कहते हैं? बाणगंगा नदी को। ठीक है, तो पांडवों से रिलेटेड रहा है। पांडवों ने अपना अज्ञातवास गुजारा है, और पांडवों का उल्लेख किस में मिलता है? महाभारत में मिलता है। बिल्कुल करेक्ट, महाभारत में बेराट का उल्लेख है। बेराट विराटनगर नाम से जाना जाता था, और विराटनगर का राजा था इस समय महाभारत में राजा विराट, जिसके पास पांडवों ने अपना अज्ञातवास गुजारा था। किस नदी के किनारे कालीबंगा विकसित हुई है? शिल्पा जी राधे राधे, सावित्री जी नमस्ते। जल्दी से जल्दी उत्तर देना शुरू कर दो। किस नदी के किनारे कालीबंगा विकसित हुई? किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? विकसित हुई पूछा है। अभी तो ये कालीबंगा अभी हमें जो मिला है वो घग्गर नदी के किनारे मिला है। अभी जो ये पुरातत्व स्थल है ये घग्गर के, लेकिन जब ये विकसित हुआ था, जब ये अपने चरम उत्कर्ष पर थी, जब कालीबंगा के लोग रहते थे, तब एक नदी बहती थी जिसका नाम था सरस्वती नदी। तो यह है सरस्वती नदी के किनारे कालीबंगा विकसित हुई थी। बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। निम्न में से आहड़ सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? आहड़ के जो लोग थे उनका मुख्य आधार क्या था अर्थव्यवस्था का?
किस चीज की उनके मुख्य आधार के रूप में रखी गई है? 7वां क्वेश्चन, कृषि, मत्स्य पालन, सूती वस्त्र उद्योग, पशुपालन। तो कौन सा उनके मुख्य आधार था आहड़ के लोगों का? कृषि था क्या, मत्स्य पालन, सूती वस्त्र और पशुपालन? देखो, आहड़ के लोगों का जो मेन काम था ये दोनों ही थे, लेकिन जब दोनों अलग अलग ऑप्शन आए तो पशुपालन बताना है। क्या बताना है? पशुपालन। दोनों आए ऑप्शन में तो पशुपालन सही होगा। बिल्कुल, हमारे नए चैनल का लिंक चल रहा है अभी मेजरमेशन क्लासेस में, देखो आपको लिंक लिखा हुआ आ रहा है, हिस्ट्री वॉरियर वीरू सर। जल्दी से जल्दी इस पे जुड़ जाओ। 100 सब्सक्राइबर होते ही मैं यहाँ पे आपको एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य डालने लग जाऊंगा। 100 सब्सक्राइबर होते ही। तो एक बार सभी इस चैनल पे जुड़ जाएं, जो भी नए हैं आज सभी जुड़ जाएं, ठीक है? तो आप पशुपालन नया चैनल है अपना, यूट्यूब चैनल हिस्ट्री वॉरियर, जिस पे अध्यापक बनने की क्लासें चलेगी। तो निश्चित रूप से सीरियस बच्चे उस पर जुड़ें और मजा आने वाला है। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, प्राचीन स्थल और उत्खननकर्ता। 8वें का क्या उत्तर होगा? किसके सामने सही नहीं लिखा हुआ है? आपको यहां तक तो आइडिया हो रहा है। कालीबंगा अमलानंद घोष, आहड़ एसडी सांकलिया, बेराट। बिल्कुल, बेराट के सामने केदारनाथ पुरी लिखा हुआ है, जो कि गलत है। धन्यवाद रवि जी। बागोर वीएन मित्रा, ठीक है। वीरेंद्रनाथ, वीरेंद्रनाथ वीएन मिश्र, वीएन मित्रा नहीं है ये, मिश्र है। वीरेंद्रनाथ मिश्र बागोर की खोज की थी। उत्तर गलत हो गया। बेराट, दयाराम सारनी, कैलाशनाथ दीक्षित ये जुड़े हुए हैं। निम्न में से किस स्थल से शासक मिनांडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए? बहुत शानदार क्वेश्चन है। मिनांडर के 16 सिक्के कहां से प्राप्त हुए? या मिनांडर की जगह दूसरा शब्द लिखा सकता है। ये मिनांडर कौन था? ये मिनांडर एक यूनानी शासक था जिन्होंने भारत में राज किया। भारत में राज करने के कारण इन्हें इंडो यूनानी शासक भी कहते हैं। इंडो यानी इंडिया में, या इंडो की जगह हिंद भी लिखा आ सकता है, हिंद यूनानी, या यूनानी को यवन भी कहा जाता है, या हिंद और इंडो यूनानी को ग्रीक भी कहा जाता है, तो या इंडो ग्रीक भी लिखा आ सकता है। एक ही वर्ड है ये सब। अरे ये चीजें सेम है, ये चीजें सेम है। तो ये यूनानियों ने भारत में राज किया, इसलिए ये इंडो यूनानी कहलाए। तो इंडो यूनानी सिक्के कहां से मिले? आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। या तो आपसे पूछा जा सकता है यूनानी सिक्के कहां से मिले, या आपको इंडो यूनानी सिक्के, या आपसे पूछ सकते हैं भाई इसी वंश का शासक था मिनांडर, इसके सिक्के कहां से मिले? बेराट से 16 सिक्के मिले हैं, ठीक है। बिल्कुल, उत्तर ए होगा। हाँ, उत्तर ए। आप तो बता दोगे, मुझे पता है। क्यों बता दोगे? क्योंकि आपके सिलेबस में ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो बता दिया कि सर तो 4 ही तो सभ्यता पढ़ा रहे हैं। यहां तो बता दोगे वही, लेकिन एग्जाम में लाइनें बनाकर आएगी कि बेराट से रिलेटेड 4 में से सत्य असत्य है, तब ये बात पता होनी चाहिए आपको। बिल्कुल, इंद्र प्रकाश जी नमस्ते। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, जल्दी से जल्दी बता दो। लेकिन एग्जाम में एग्जामिनर, देखो आरपीएससी का एग्जामिनर है ना, उसको पता है कि ये 4 ही तो सभ्यताएं हैं, तो वो पक्का क्या करेगा? वो आपको लाइनों के क्वेश्चन देगा, नहीं कि ऐसे पूछेगा ये चीज कहां मिली है, कि बेराट में मिली है। संभावना कम है, और है तो वो 4 ऑप्शन फिर वही देगा, बेराट, आहड़, वही गणेश्वर। हाँ, 1-2 इधर उधर ऑप्शन दे दे, कोई बात नहीं। सुमेलित नहीं है कालीबंगा, हनुमानगढ़, बेराट, जयपुर, गणेश्वर, सिक्कर, आहड़ है। आहड़ उदयपुर में है। डी।
अभी सिक्कर में है, जिला अगर नया बन गया नीम का थाना तो फिर उसमें हो जाएगी, घोषणा तो हो ही रखी है। किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों में प्राप्त हुए हैं? ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया भी था, इशारा भी किया था। तो किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से आपको बनास और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में मिलते हैं? बिल्कुल नंबर लगा के दीजिए उत्तर। 11वां, 11वां, जल्दी। बनास और उसकी सहायक नदियों के किनारे, तो बनास और बनास की सहायक नदी है आयड़। आयड़ को ही हम कहते हैं बेड़च। तो इसी आयड़ पर आहड़ सभ्यता विकसित हुई है और आहड़ इस पूरी बनास संस्कृति का नेतृत्व करती है। ठीक है, तो आहड़ संस्कृति, भाई आहड़ संस्कृति, ये जो बनास नदी है, इस बनास नदी और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आहड़ संस्कृति तो विकसित हुई है। तो बनास संस्कृति को ही आहड़ संस्कृति कह सकते हो, क्योंकि मेन ये है। हाँ, बनास संस्कृति में और भी स्थल मिले हैं, लेकिन मेन कौन है? आहड़ ही तो है, तो उसका नाम ले सकते हो। आहड़ संस्कृति का अंग हो गया। बिल्कुल, लाइव जितने भी जुड़े हुए हैं, मैनपाल जी की इच्छा है लाइक कर दो सभी। 22 जने लाइव और 9 केवल है। बिल्कुल बढ़ाओ और अपने उस चैनल पे ग्रोथ कराओ ताकि मजा आ जाए। मैं क्रम से सब क्लासें डाल दूंगा, ये भी डाल दूंगा उसके अंदर। ठीक है, सब पूरी क्लासें पड़ी रहेगी उसमें। ये 4-5 अपने जब तक 100 सब्सक्राइबर नहीं होते उस पर वीडियो नहीं आएंगे। राजस्थान के किस स्थान में सेंधवकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? किस स्थान पर सेंधवकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? किसी का ही गलत नहीं होना चाहिए 12वें का। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है। 4 सभ्यताएं तो पढ़नी है, इसलिए तुम पहचान जा रहे हो। तो सेंधवकालीन अवशेष हमें मिले हैं कालीबंगा। कालीबंगा ही तो सिंधु घाटी का क्षेत्र है, तो सेंधवकालीन अवशेष यहीं से मिलेंगे। किस नदी क्षेत्र को बहुधन्यदायक कहा जाता है? वेदों में उस क्षेत्र को, उस नदी क्षेत्र को बहुधन्यदायक कहा गया है। किस नदी के क्षेत्र को बहुधन्यदायक कहा गया है? बताओ देखे जल्दी। बिल्कुल, वेदों में सरस्वती नदी के क्षेत्र को बहुधन्यदायक कहा गया है। बिल्कुल इजी सर। पाकिस्तान में भी यही है सर। क्या है पाकिस्तान में? बिल्कुल, कोई बात पूछनी हो तो पूछ लें, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोफेसर HD सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता का उत्खनन हुआ है वह कौन सा है? HD सांकलिया के निर्देशन में कौन सी सभ्यता में खुदाई कार्य हुआ है? ऑप्शन के हिसाब से बताओ। सभ्यताओं के इतने क्वेश्चन करा दूंगा, पूरा मजा आ जाएगा आपको। शिल्पा जी, हमारी तरफ से कोई इश्यू नहीं है। थोड़ा सा आप अपना नेट का थोड़ा सा बढ़ा लें तो थोड़ा सा MB में आ जाए, बढ़िया आ जाएगा, साफ आ जाएगा। HD सांकलिया ने किसकी खोज की है? आहड़ की खोज की है। बिल्कुल, खोज तो नहीं किया, उत्खनन करवाया है। खोज तो किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने। और सांकलिया ने एक विस्तृत रूप से इसका उत्खनन करवाया था। बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अभी तो इजी शुरू किए मैंने, अभी बड़ा मजा आने वाला है आपको सभ्यताओं में। अभी एक बार बेस, तभी मैं कह रहा हूं ना, पढ़ के आओ, पर डे पढ़ के आओ। पर डे अगर मैं सेम टेस्ट ले रहा हूं ना तो भी पढ़ के आओ, क्योंकि धीरे धीरे इसका स्तर बढ़ेगा। तो बेराट में किस सभ्यता? तो बेराट में भाई अशोक कौन था? अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता ही तो था।
अशोक मौर्य तो था, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता ही तो था, तो अशोक ने यहां पर अभिलेख लिखवाए, अशोक ने यहां अभिलेख लिखवाए, अशोक ने यहां स्तूप बनाए, अशोक ने यहां चैत्य बनाए बौद्ध धर्म के, अशोक ने स्तंभ, अभिलेख, तो अशोक मौर्यकालीन जानकारी बिल्कुल करेक्ट है इन ऑप्शन से। 4 ऑप्शन से उत्तर होगा सी। निकिता जी 15वें का सी होगा ना, बेराट। बेराट तो मौर्य काल से रिलेटेड रहा है। डॉक्टर दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम बेराट के किस स्थान का उत्खनन के लिए चिन्हित किया? बहुत शानदार क्वेश्चन है। दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम बेराट में किस स्थान को उत्खनन के लिए चिन्हित किया? बीजक डूंगरी, भोम जी की डूंगरी या भोमली की डूंगरी भी कहते हैं इसको, गणेश्वर डूंगरी और भीम की पहाड़ी। तो सबसे पहले इसको किस क्षेत्र को उसने खोजना शुरू किया था? दयाराम साहनी ने अपना उत्खनन कार्य है वो कहां से शुरू किया था? 16 नंबर में। तो कौन सा उत्तर होगा इसका? जल्दी से जल्दी उत्तर चाहिए मुझे। चैत्य क्या होते हैं सर? चैत्य होते हैं बौद्ध धर्म के अंदर गुफाएं होती है, गुफाओं के अंदर, ये गुफा के अंदर एंट्री हो रही है, गुफा के बाहर तो कुछ मूर्तियां उत्कीर्ण होती है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड होते हैं। अंदर घुसोगे तो यहां पर आपको पत्थर का एक काटा हुआ स्तूप मिलेगा बौद्ध, और यहां पर आपको खंबे मिलेंगे, खंबे अंदर बौद्ध धर्म के, और यहां पर बौद्ध भिक्षु बैठेंगे। यहां पे बौद्ध भिक्षु बैठकर यहां पर पूजा करेंगे, और ये खंबे लगे हैं इसके चारों ओर, वो परिक्रमा करेंगे स्तूप की। तो ये होते हैं मंदिर। आपसे पूछे ना स्तूप ये चैत्य क्या है, तो इसका उत्तर होगा कि बौद्ध धर्म का पूजा स्थल। क्वेश्चन आता है चैत्य क्या होते हैं, तो आप बताओगे बौद्ध धर्म का पूजा स्थल होता है। ज्यादातर ऐसे निर्माण आपको गुफाओं में मिलेंगे, चैत्यों के अंदर बैठकर और ध्यान लगाते हैं, ये होते हैं चैत्य पूजा स्थल। सीधा सा उत्तर होगा। तो कंफ्यूज हो रहे हो? दयाराम साहनी ने जब बेराट की खुदाई शुरू की तो उसने सर्वप्रथम किस स्थान को चिन्हित किया? बीजक की डूंगरी को, बीजक की पहाड़ी को। उत्तर ए होगा। अच्छी तरह से याद कर लेना इस चीज को, और कोई भी बात पूछनी है कमेंट में डाल दो, यहां डाल दो या कमेंट में डाल दो। कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में है? यह बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि जो हनुमानगढ़ सिटी है, हनुमानगढ़ सिटी से किस ओर कालीबंगा है? यानी कि इधर है 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 कि इधर है, इधर है या इधर है? 6 दिशाएं, 8 हो गई सॉरी। कौन सी ओर है? बिल्कुल लाइक कर दो सभी जुड़े हुए सभी साथी, मजा आ जाएगा। उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पूरब? जल्दी से जल्दी उत्तर दे दीजिए। किस ओर है? तो कालीबंगा स्थल महत्वपूर्ण है, राजस्थान का 1 नंबर है, तो 1 नंबर में कुछ भी पूछा जा सकता है। यही तो तैयारी करनी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। और क्यों आए हैं? क्योंकि हिंदी ग्रंथ अकादमी में ऐसी बातें लिखी हुई है, और ये एक बड़ी सभ्यता है, इसलिए एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को पूछा भी है, इस क्वेश्चन को एग्जामिनर ने पूछा भी है। तो किस ओर है? तो आप देखोगे तो ये हनुमानगढ़ सिटी है जो जिला मुख्यालय, इसके इस ओर है। तो कौन सी दिशा हो गई ये? दक्षिण और पश्चिम। बिल्कुल करेक्ट, जो सी उत्तर दे रहे हैं एकदम करेक्ट है, सी उत्तर दे रहे हैं एकदम करेक्ट। त्रिरत्न स्वास्तिक चिन्ह की जानकारी प्राप्त हुई है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न और हिंदू धर्म का स्वास्तिक का निशान, और त्रिरत्न बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, जिसमें त्रिरत्न होते हैं बुद्ध, धम्म और संघ। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न होते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि।
इन 3 रत्नों का बौद्ध धर्म से लेना देना है। तो ये जानकारी हमें कहां से मिली है? शिल्पा जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। त्रिरत्न बौद्ध धर्म शब्द आते ही तुम लोग समझ गए होंगे। संतोष जी बौद्ध धर्म आते ही तो बेराट उत्तर है, बेराट ही बौद्ध धर्म का केंद्र रहा है। बेराट में जो बिज्जक की पहाड़ी का अभिलेख है, तो बिज्जक की पहाड़ी का या इसका दूसरा नाम है भाबरू, अशोक का अभिलेख। इस बिज्जक की पहाड़ी वाला या इसे ही भाबरू अभिलेख कहते हैं। इसी में तो ये लाइन लिखी हुई है कि अशोक स्वयं कहता है कि मैं बुद्ध धम्म और संघ में विश्वास रखता हूं। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न तो बेराट से मिले हैं और वो भी इस अभिलेख से मिले हैं। बिल्कुल गुड्डी जी, आई बात समझ में? आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य से अच्छी तरह से परिचित थे? बिल्कुल, अब किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। स्वास्तिक होता तो भी यही उत्तर होता इसका। ठीक है, बेराट से मिला है स्वास्तिक। चलो जल्दी से जल्दी उत्तर दे दीजिए। आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य से अच्छी तरह परिचित थे? कल चर्चा हुई थी इस पे। चावल, चावल से परिचित है, बिल्कुल करेक्ट है। चावल कल बताया था ना मैंने, धान नहीं, केवल चावल जो हमें जानकारी है वो चावल की है केवल। ठीक है, हो सकता है इनका उपयोग करते होंगे वो, लेकिन इसका कोई अवशेष हमें नहीं मिला है। राजस्थान में शंख लिपि के प्रमाण बहुतायत किस स्थान पर मिले हैं? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी आंसर दो। क्लास इतनी छोटी लगती है, क्या बताऊं मैं आपको। ऐसा लगता है जैसे अभी मैंने क्लास में प्रवेश किया है केवल, और आधा घंटा होने को आ गया है। इतनी छोटी क्लास लगती है ये। चलो देखो, राजस्थान में शंख लिपि के प्रमाण बहुतायत किस स्थान से मिले हैं? अलग अलग उत्तर आ रहे हैं इसके, तो देखो बात करते हैं। देखें शंख लिपि क्या होती है, पहले तो ये देखो। हमारी प्राचीन लिपि थी ब्राह्मी लिपि। प्राचीन लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि के बाद में एक लिपि पैदा हुई जिसे शंख लिपि कहते हैं। शंख लिपि को ही एक दूसरा नाम है कुटिल लिपि। कुटिल लिपि का ही दूसरा नाम है गुप्त लिपि। ये तीनों लिपियां एक ही है। इसको शंख लिपि क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अक्षरों की डिजाइन वो शंख के आकार की थी। घुमाव आने लग गए थे, मोड़ आने लग गए थे अक्षरों में। कुटिल क्यों कहते हैं? कुटिल का मतलब होता है बिगड़ा रूप, तो ये ब्राह्मी का बिगड़ा रूप है। गुप्त लिपि क्यों कहते हैं? क्योंकि गुप्त काल के अंतिम, गुप्त काल जब समाप्ति की ओर था तब अंतिम समय ये गुप्त लिपि आई थी। तो शंख लिपि, कुटिल लिपि और गुप्त लिपि, ये ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि तो ये है, ब्राह्मी लिपि से ही निकली शंख लिपि। मोड़दार अक्षर होने के कारण इसे शंख कहते हैं। कुटिल क्योंकि बिगड़ा हुआ रूप है, और ब्राह्मी बिगड़ गई। और गुप्त लिपि क्योंकि यह गुप्त लिपि गुप्त काल के अंतिम चरण में आई। तो एक ही बात है। अब हुआ क्या था, ये गुप्त काल में लिपि आई और ये शंख लिपि हमें मिली बेराट में, गुफाओं में। गुफाओं में लिखी गई। कब लिखी गई? जब गुप्त काल एंडिंग पर था और हूणों का आक्रमण हुआ। हूणों के आक्रमण के समय साधुओं ने गुफाओं में शरण ले ली थी, भिक्षुओं ने, और उन्होंने गुफाओं में लिखना शुरू कर दिया था बेराट में। तो कहीं ना कहीं शंख लिपि की उत्पत्ति का कारण जो है, ये लिपि काम में ली थी बौद्ध भिक्षुओं ने गुफाओं में। हूणों के आक्रमण के बाद में गुफाओं में लिखना शुरू कर दिया था। चलो देखो अगला, कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? कालीबंगा सभ्यता के लोग, मेनपाल जी निश्चित रूप से आप कॉल कर ले में, ठीक है।
आप कमेंट में जो है अपने जो नंबर चल रहे हैं उन पे या कहीं कमेंट में आपके नंबर है तो बात कर लें, आपको एकदम सही जानकारी दे देंगे सर, ठीक है। ऐसे कोई चलो काली में विक्रम सिंह जी, केवल पढ़ाई पे फोकस करो। अभी आर्मी का रिजल्ट जो है ये इसका आर्मी से कोई लेना देना नहीं है। आर्मी के रिजल्ट की जानकारी आपको अपने आप पेपरों के माध्यम से, इतने यूट्यूब चैनल है, किसी में डालो ना आर्मी का रिजल्ट कब आएगा। कई लोगों ने फालतू वीडियो खूब बना रखे हैं, देखो आराम से। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे, किस लिपि का प्रयोग करते थे कालीबंगा के लोग? ब्राह्मी, खरोष्ठी, सेंधव और ये। तो आपको पता है कालीबंगा सभ्यता कौन सी सभ्यता का अंग था? सिंधु घाटी का। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो लिपि काम में लेंगे वही लिपि ये लोग लेंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि ये कालीबंगा खुद सिंधु घाटी का ही अंग है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसकी लिपि को कहा गया सेंधव। सेंधव क्यों कहा गया? जो सिंधु से पैदा हुई, सिंधु से पैदा हुई उसे सेंधव कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में ही पैदा हुई। सेंधव की जगह दूसरा भी नाम लिखा जा सकता है। सेंधव लिपि को कहा जाता है भावचित्रात्मक लिपि। तो एग्जामिनर ये दे दे तो भी सही है। और सिंधु को ही हड़प्पा लिपि कहा जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता। इसे ही हड़प्पा कहा जाता है, भावचित्रात्मक कहा जाता है, इसे ही बुस्टोफिदन कहा जाता है। यह वर्ड बहुत काम में आता है, बुस्टोफिदन शब्द। बुस्टोफिदन का मतलब होता है दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखना, बुस्टोफिदन कहलाता है। तो ये लिपि इसी प्रकार की थी। तो कोई जरूरी नहीं सेंधव लिखा है, बुस्टोफिदन कह दो, भावचित्रात्मक कह दो, हड़प्पा कह दो, और भी नाम है कई, ठीक है, लेकिन ये 4-5 महत्वपूर्ण नाम है। सर सिंधी यहां के ना क्या लिखे हो, क्या इंद्र प्रकाश जी क्या पूछना चाहते हो? सर सिंधी यहां के ना, जो सिंध में पैदा हुआ वो सिंधी, एक अपने जाति भी है सिंधी जाति, वो सिंध से आए हुए हैं। और सेंधव घोड़े को भी कहा जाता है प्रायवाची, और सेंधव कपास को भी कहा जाता है, क्योंकि ये सिंधु में ही पैदा हुए हैं। कपास की खेती सबसे पहले सिंधु घाटी के लोगों ने ही की थी, ठीक है। तो सिंधु घाटी के लोगों ने ही ये काम में ली थी। तो घोड़ा भी सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में तुरंत आ गया था। अभी तो इतिहासकारों में सिंधु घाटी में घोड़े को लेकर विवाद चल रहा है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सिंधु घाटी के लोगों को घोड़े की जानकारी नहीं थी, और कुछ लोग कहते हैं घोड़ा सिंधु घाटी के लोग ही लेकर आए थे, ठीक है। तो सेंधव शब्द इनके लिए भी पर्यायवाची है, घोड़े और कपास का। दुस्सर का मतलब होता है सलेटी। क्या होता है? सलेटी मर्दबांड। सलेटी रंग के मर्दबांडों को दुस्सर कहा जाता है, जो सलेटी कलर के होते हैं वो। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? आज का बोनस, आज का बोनस है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो ये सिंधी यहां, सर सिंधी यहां है, आप बता दिया ना, सिंधी जाति के लोग यहीं से आए हुए हैं, अपने राजस्थान में हो चाहे अन्य कहीं जगह हो, मूल स्थान इनका सिंध रहा है, बिल्कुल। तो कमेंट में जरूर इसका उत्तर देना, कमेंट में तो कोई उत्तर देते नहीं हो। बिल्कुल शिल्पा जी धन्यवाद। जिमिए, नौकरी लगने के बाद में जरूर आपसे पार्टी लेंगे। बढ़िया रैंक से बढ़िया नौकरी लगो, मजा आ जाए, रैंकर बनो। प्रयास रैंकर का करना है, अंडर 100 आना है, फिर चाहे कंपटीशन कैसा ही हो। बिल्कुल सिंध से आए हुए हैं सिंधी जाति के लोग, सिंधी भाषा बोलते हैं। भगवान झूलेलाल के भक्त होते हैं जो सिंध में थे, जिन्होंने मरगसा नामक एक, जो वहां पर एक दुराचारी व्यक्ति था, उससे उनकी लड़ाई हुई थी मरगसा से। बिल्कुल अंजू जी, हम तो तैयार हैं। चलो धन्यवाद सभी का, बेस्ट ऑफ लक।
आधा घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता, गोली की तरह भागता है। वो कारण है कि और आधे घंटे में हम ना कोई बात करते हैं फिर भी कितना गोली की तरह चलता है। तो निश्चित रूप से बिना टेंशन होके पढ़ो और बढ़िया पढ़ाई करो। बस अपना टारगेट ये होना चाहिए कि अब जो भर्ती आ रही है ना, देखो भर्ती से पहले तैयारी करने का मजा ही अलग है। क्यों? अभी आप बिना टेंशन के हो, ठीक है, कोई तनाव नहीं है, कोई और नहीं है, तो कितना मस्त आपको सीखने को मिलेगा। चलो धन्यवाद। बस करते रहो, इंजॉय के साथ पढ़ो, हेडेक क्यों लो। मैं तो ये कहता हूँ हेडेक मत लो बिल्कुल ही किसी तरह की। पढ़ना है तो सीखने के लिए पढ़ो, और सीखने के लिए पढ़ोगे तो निश्चित रूप से कामयाब होगे। टेंशन किस बात की है? आप जान तो रहे हो, जब आप गांव में दुनियादारी सब जान लेते हो, पड़ोसी के घर में क्या होता है, तो ये भी जान लो कि कालीबंगा में क्या हो रहा है। वही चीज़ है, अपन को थोड़ा सा इधर ध्यान देना है बस, और कुछ नहीं करना।